सीधा मुद्दे पे आते हैं। लद्दाख जो अपनी शांति के लिए जाना जाता है, वहाँ हाल में ये हिंसा, कर्फ्यू और मतलब दुखद मौतों की खबरें क्यों आ रही हैं? आज हम इसी उथल-पुथल के कारणों को, मांगों को और जो अलग-अलग नजरिए हैं उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। आखिर ये शांतिपूर्ण विरोध एकदम से हिंसा में कैसे बदल गया? ये बड़ा सवाल है। हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, पिछले कुछ वक्त से लद्दाख सुर्खियों में तो था ही, और 24 सितंबर को लेह में हालात काफी तनावपूर्ण हो गए। हाँ, सुना मैंने। प्रदर्शन जो है वो हिंसक हो गया। भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर और एक सीआरपीएफ वैन को भी मतलब आग लगा दी गई। अरे बाप रे। और सबसे दुखद बात यह है कि इन झड़पों में कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई। 4 मौतें? हाँ, और 70-80 से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं, जिनमें पुलिस के जवान भी शामिल हैं। पुलिस वाले भी। ये तो बहुत ही गंभीर बात है। इस हिंसा के बाद प्रशासन ने क्या कदम उठाए फिर? देखिए, स्थिति को संभालने के लिए प्रशासन ने फौरन लेह में कर्फ्यू लगा दिया। लगाना ही पड़ा होगा। जी, पुलिस और जो अर्धसैनिक बल हैं उन्हें आंसू गैस और लाठीचार्ज का भी इस्तेमाल करना पड़ा। खबरें तो ये भी हैं कि हिल काउंसिल मुख्यालय और कुछ और गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया गया। लेकिन ये नौबत आई कैसे? क्या ये मतलब अचानक से भड़की हुई हिंसा थी या इसके पीछे कुछ पुरानी वजहें चल रही थी? नहीं, इसकी एक पूरी पृष्ठभूमि है। आपको याद होगा 2019 में जब अनुच्छेद 370, हाँ, बिल्कुल याद है? बिल्कुल। तो उसके बाद लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग करके केंद्र शासित प्रदेश मतलब यूनियन टेरिटरी बनाया गया था। जी। लेकिन यहाँ एक बड़ा फर्क था। जम्मू कश्मीर की तरह लद्दाख को अपनी विधानसभा नहीं दी गई। अच्छा। यानी सारा जो प्रशासनिक कंट्रोल है वो सीधे केंद्र सरकार के पास चला गया। हाँ। और लोकल लेवल पर कोई चुनी हुई विधानसभा नहीं रही। बिल्कुल। ये तो लद्दाख के लिए बहुत बड़ा बदलाव था फिर। हाँ, बहुत बड़ा। और शायद यही स्थानीय लोगों के बीच धीरे धीरे जो असंतोष बढ़ा उसका एक बड़ा कारण बना। उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि भाई बिना विधानसभा के उनका जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व है वो एक तरह से खत्म सा हो गया है। सही बात है। और फैसले लेने की ताकत उनसे दूर चली गई है। और इसी भावना के चलते लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग फिर जोर पकड़ने लगी। तो क्या सिर्फ राज्य का दर्जा ही मिक्ले मांग है या और भी कुछ मुद्दे हैं जिन पर लोग आवाज उठा रहे हैं? नहीं, इसमें मुख्य रूप से 4 मांगें सामने आ रही हैं। पहली तो जैसा आपने कहा, लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देना। हाँ। दूसरी, लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची यानी 6th शेड्यूल में शामिल करना। अच्छा, 6th शेड्यूल। जी। तीसरी, लेह और कारगिल जिलों के लिए अलग अलग लोकसभा सीटें तय करना। और चौथी, स्थानीय युवाओं के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण। ये नौकरियों वाला मुद्दा भी है। अच्छा, ये 6ठी अनुसूची वाली बात थोड़ी और समझाएंगी? ये लद्दाख के लिए इतनी जरूरी क्यों मानी जा रही है? देखिए, संविधान की जो 6ठी अनुसूची है ना, वो खास तौर पर आदिवासी बहुल इलाकों को उनकी जमीन, जंगल, संस्कृति और जो उनके स्थानीय संसाधन हैं उन पर ज्यादा स्वायत्ता और नियंत्रण देती है। अच्छा, ज्यादा कंट्रोल। हाँ, तो लद्दाख के लोगों को ये डर है या कह सकते हैं चिंता है कि बिना विधानसभा और विशेष दर्जे के बाहर से आने वाले प्रोजेक्ट्स और निवेश जो हैं वो उनकी नाजुक जमीन, संस्कृति और जनसांख्यिकी पर बुरा असर डाल सकते हैं। तो 6ठी अनुसूची उन्हें इसी बाहरी प्रभाव से एक तरह का सुरक्षा कवच देने का संवैधानिक तरीका नजर आती है, खासकर तब जब अपनी चुनी हुई विधानसभा नहीं है। समझ गया। तो मतलब राज्य का दर्जा और 6ठी अनुसूची, ये दोनों ही मांगे ज्यादा स्वायत्ता और अपनी जो खास पहचान है उसको बचाने की कोशिश से जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल। ये भी बड़ा दिलचस्प है कि इस बार लेह और कारगिल जो मतलब ऐतिहासिक और धार्मिक रूप से काफी अलग रहे हैं, वो मिलकर ये मांग उठा रहे हैं। हाँ, ये इस बार के आंदोलन की एक बहुत अहम बात है। इस बार जो बौद्ध बहुल लेह का प्रतिनिधित्व करने वाली एपेक्स बॉडी ऑफ लेह है, हाँ, और मुस्लिम बहुल कारगिल की नुमाइंदगी करने वाला कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, इन दोनों ने एकजुट होकर ये साझा मांगे रखी हैं। ये तो वाकई एक बड़ी बात है। लेकिन सवाल फिर वही घूम फिर कर आता है कि ये आंदोलन जो शांति से चल रहा था वो अचानक हिंसक कैसे हो गया? शुरुआत तो सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल से हुई थी, है ना? हाँ, बिल्कुल। 10 सितंबर को जाने माने पर्यावरणविद और शिक्षाविद हैं सोनम वांगचुक, उन्होंने इन्हीं मांगों को लेकर शांतिपूर्ण भूख हड़ताल शुरू की थी और कई दिन सब ठीक चला। हाँ। हिंसा की जो चिंगारी है वो शायद तब भड़की जब 24 सितंबर के आसपास भूख हड़ताल पर बैठे करीब 15 लोगों की तबीयत बिगड़ गई। ओहो। और उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। और इसी घटना ने लोगों के गुस्से को मतलब ट्रिगर कर दिया।
ऐसा लगता है इसके तुरंत बाद जो ले एपेक्स बॉडी का युवा संगठन है, हाँ। उसने बंद का आह्वान किया, शटडाउन का। और इसी दौरान खबरों के मुताबिक सरकार ने बातचीत के लिए अगली बैठक की तारीख 6 अक्टूबर तय की। अच्छा। लेकिन जो प्रदर्शन कर रहे लोग थे, उन्हें लगा कि सरकार बहुत देर कर रही है, मतलब उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं ले रही है। देरी से उठाया गया कदम माना। हाँ, उन्होंने इस तारीख को ठुकरा दिया और शायद इसी से गुस्सा और बढ़ा और फिर हमने 24 सितंबर को वो हिंसक घटनाएं देखी। यानी सरकार की तरफ से बातचीत में जो देरी हुई उसको लोगों ने एक तरह से नजरअंदाज किए जाने जैसा महसूस किया और उससे हालात बिगड़ गए। लगता तो यही है। इसमें सोनम वांगचुक की क्या भूमिका रही? उन पर तो अब सरकार ने भीड़ को उकसाने जैसे गंभीर आरोप भी लगाए हैं। हाँ, सोनम वांगचुक इस आंदोलन का एक प्रमुख चेहरा तो है ही, लेकिन ये ध्यान रखना जरूरी है कि उन्होंने खुद सामने आकर हिंसा की कड़ी निंदा की है। उन्होंने निंदा की है? जी हाँ। और शांति बनाए रखने की अपील भी की और हिंसा भड़कने के बाद अपनी भूख हड़ताल भी खत्म कर दी थी। अच्छा। उन्होंने इस हिंसा को युवा पीढ़ी का आउटबर्स्ट कहा। यह एक तरह का जेनजी रेवोल्यूशन बताया। जेनजी रेवोल्यूशन, ये शब्द? हाँ, उनका कहना था कि ये हिंसा सालों से चली आ रही भाजपा की वादा खिलाफी और युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी का नतीजा है। उन्होंने उस दिन को अपनी जिंदगी के सबसे दुखद दिनों में से एक बताया। ये जेनजी रेवोल्यूशन वाली बात थोड़ी पेचीदा है। ये शब्द, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो हाल में नेपाल के विरोध प्रदर्शनों के संदर्भ में काफी इस्तेमाल हुआ था। जी बिल्कुल। तो क्या वांगचुक का मतलब सिर्फ ये था कि भाई युवा पीढ़ी अब अपनी आवाज उठा रही है, या जैसा गृह मंत्रालय कह रहा है वो किसी तरह के बड़े उथल पुथल जैसे अरब स्प्रिंग या नेपाल की तरह उसकी तरफ इशारा कर रहे थे? देखिए, यहीं पर विवाद खड़ा होता है। गृह मंत्रालय यानी MHA का आरोप है कि वांगचुक ने अपने भाषणों में अरब स्प्रिंग और नेपाल के इसी जेनजी प्रोटेस्ट का जिक्र करके भीड़ को भड़काया और गुमराह किया। MHA ने यह भी कहा कि वांगचुक ने अनशन तोड़ा और गांव चले गए, लेकिन हालात शांत करने के लिए उन्होंने पर्याप्त कोशिश नहीं की। अच्छा, ये भी आरोप है। जी। दूसरी तरफ वांगचुक और उनके समर्थक शायद ये तर्क दें कि वो सिर्फ दुनिया भर में युवाओं के बढ़ते असंतोष और उनके विरोध करने के जो नए तरीके हैं उनका हवाला दे रहे थे, न कि सीधे तौर पर हिंसा के लिए उकसा रहे थे। इस पर जम्मू कश्मीर के पूर्व DGP SP वैद साहब की भी कड़ी प्रतिक्रिया आई थी शायद। जी हाँ, बिल्कुल। SP वैद ने वांगचुक के बयानों पर, खासकर अरब स्प्रिंग और नेपाल में कथित तौर पर जो सरकार बदलने वाले जेनजी प्रोटेस्ट हुए, उनकी तारीफ करने पर गहरी चिंता जताई। हाँ। उन्होंने इसे एक सोची समझी साजिश का हिस्सा बताया और जिम्मेदार लोगों पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट यानी PSA जैसी सख्त कार्रवाई की मांग की। PSA वो तो काफी सख्त कानून है। जी, वो एक निवारक निरोध कानून है जिसके तहत बिना मुकदमे के किसी व्यक्ति को हिरासत में रखा जा सकता है। और वांगचुक का इन सरकारी आरोपों पर क्या कहना है? उन्होंने खारिज किया है इनको? हाँ, वांगचुक ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है। वो लगातार यही कह रहे हैं कि उन्होंने हमेशा शांति की अपील की है और वो हिंसा के सख्त खिलाफ हैं। जाहिर है ऐसे माहौल में फिर राजनीतिक बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप भी तेज हो गए होंगे। अरे बिल्कुल, इस मामले ने पूरा राजनीतिक रंग ले लिया है। एक तरफ बीजेपी नेता अमित मालवीय हैं, उन्होंने सीधे तौर पर कांग्रेस के स्थानीय नेताओं पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया और सबूत देने का दावा भी किया ट्विटर पर। अच्छा। पूर्व DGP SP वैद ने भी कांग्रेस पार्टी द्वारा बंद के समर्थन और कथित पत्थरबाजी को बढ़ावा देने पर सवाल उठाते हुए कहा कि भाई स्थिति का राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश हो रही है। और राहुल गांधी की हालिया जो अपील थी लोकतंत्र बचाने के लिए जेनजी वाली, उसको भी इस संदर्भ से जोड़ने की कोशिश हुई। अच्छा, उसको भी इससे जोड़ा गया। और जो रीजनल नेता हैं जैसे उमर अब्दुल्ला वगैरह, उनका क्या रुख रहा? जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि देखिए, लद्दाख से कभी राज्य के दर्जे का वादा तो नहीं किया गया था, लेकिन फिर भी वहां के लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। दूसरी ओर लद्दाख के जो उपराज्यपाल हैं कविंदर गुप्ता, उन्होंने हिंसा को एक साजिश करार दिया और मौतों व आगजनी के लिए प्रदर्शनकारियों को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। तो मतलब अलग अलग पक्ष अपनी अपनी बात कह रहे हैं। ये तो हुई तात्कालिक घटनाएं और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं, लेकिन क्या इन सब के पीछे कुछ और गहरी चिंताएं भी हैं जो लद्दाख के लोगों को परेशान कर रही हैं अंदरूनी तौर पर? निश्चित रूप से है। जैसा हमने पहले भी बात की, विधानसभा न होने से स्थानीय लोगों में ये डर घर कर गया है कि उनके भविष्य से जुड़े फैसले कहीं और लिए जा रहे हैं जिनमें उनकी आवाज शामिल नहीं है। हाँ, ये तो है। नौकरियों को लेकर चिंता है, जमीन के मालिकाना हक को लेकर चिंता है और अपनी जो अनूठी संस्कृति और पहचान है उसकी सुरक्षा को लेकर वो बहुत चिंतित हैं।
इसके अलावा एक बहुत बड़ा मुद्दा लद्दाख की नाजुक परिस्थिति की मतलब फ्रिजाइल इकोलॉजी का है। हाँ, वो तो बहुत संवेदनशील इलाका है। बिल्कुल, उन्हें डर है कि बड़े पैमाने पर जो प्रस्तावित सौर ऊर्जा परियोजनाएं हैं या दूसरे जो बुनियादी ढांचा प्रोजेक्ट्स हैं जिनके बारे में सूत्रों में बात हुई है, वो कहीं उनके पर्यावरण को स्थायी नुकसान न पहुंचा दें। ये पर्यावरण वाली चिंता तो लद्दाख जैसे संवेदनशील हिमालयी क्षेत्र के लिए बहुत ही जायज़ है। और इन्हीं सब चिंताओं और आंदोलन के बीच इसके जो सबसे बड़े चेहरों में से एक हैं, सोनम वांगचुक, उन पर अब सरकारी जांच का शिकंजा भी कसता दिख रहा है। सीबीआई जांच की खबर आई है। हाँ, ये इस मामले में एक और अहम मोड़ आ गया है। सोनम वांगचुक का जो संस्थान है, हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स लद्दाख यानी HIL, हाँ, जो टिकाऊ पर्वतीय विकास और वैकल्पिक शिक्षा पर काम करता है, उसके खिलाफ विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम यानी FCRA के कथित उल्लंघन की सीबीआई जांच शुरू हो गई है। FCRA, ये तो विदेशी चंदे वाला कानून है। जी हाँ, बिल्कुल। ये वो कानून है जो भारत में NGOs या संस्थानों को जो विदेशी चंदा मिलता है उसको नियंत्रित करता है। ये जांच गृह मंत्रालय की शिकायत पर शुरू हुई है, जिसमें आरोप है कि HIL ने बिना जरूरी अनुमति के विदेशी फंड हासिल किया। हालांकि ये बता दूं कि अभी तक इस मामले में कोई FIR दर्ज नहीं हुई है। अच्छा, अभी FIR नहीं हुई है। इस सीबीआई जांच पर सोनम वांगचुक का क्या पक्ष है? वो क्या कह रहे हैं? वांगचुक ने पुष्टि की है कि हाँ, सीबीआई की टीम आई थी। उनका कहना है कि देखिए, HIL विदेशी फंड पर निर्भर नहीं रहना चाहता, बल्कि अपना राजस्व जो है वो ज्ञान का निर्यात करके मतलब एक्सपोर्टिंग नॉलेज उससे जुटाता है। अच्छा, उनका मॉडल अलग है। हाँ, और जिन 3 मामलों को विदेशी योगदान बताया जा रहा है उनके बारे में वांगचुक का दावा है कि वो असल में सेवाओं के लिए किए गए समझौते थे, सर्विस एग्रीमेंट्स। किसके साथ? एक संयुक्त राष्ट्र के साथ, एक स्विस विश्वविद्यालय के साथ और एक इतालवी संगठन के साथ। और उनका कहना है कि इन पर बाकायदा टैक्स भी चुकाया गया है। तो वो इसे कॉन्ट्रैक्ट बता रहे हैं, डोनेशन नहीं। हाँ, उन्होंने इसे अपने ऊपर दबाव बनाने की रणनीति भी कहा है, शायद। जी बिल्कुल। वांगचुक का सीधा आरोप है कि ये कार्रवाई उन पर दबाव बनाने की एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। उनका कहना है कि पहले उन पर राजद्रोह का केस चलाने की धमकी दी गई, फिर HIL को जो जमीन आवंटित हुई थी उसका आवंटन रद्द करने का आदेश आया और अब ये सीबीआई और आयकर विभाग की जांच शुरू कर दी गई। एक के बाद एक। हाँ, उन्होंने ये भी बताया कि भाई लद्दाख में तो आयकर लागू ही नहीं होता, फिर भी वो स्वेच्छा से टैक्स देते हैं, लेकिन उन्हें फिर भी नोटिस मिल रहे हैं। अरे, इसके अलावा 2020-21 के खाते और उनसे जुड़े जो स्कूल हैं जो मुफ्त शिक्षा देते हैं उनके दस्तावेज भी मांग रही है। इसे वो उत्पीड़न मान रहे हैं। तो वांगचुक इसे सीधे तौर पर अपने आंदोलन और उनकी आवाज को दबाने की कोशिश के तौर पर देख रहे हैं। फिलहाल लद्दाख में जमीनी हालात कैसे हैं? मतलब अभी क्या स्थिति है और आगे क्या होने की उम्मीद है? देखिए, अभी कर्फ्यू और सभाओं या प्रदर्शनों पर जो रोक लगी है उसके साथ हालात नियंत्रण में तो बताए जा रहे हैं, लेकिन तनाव जाहिर तौर पर बना हुआ है। हाँ, तनाव तो होगा ही। आगे के लिए सबकी नजरें 6 अक्टूबर को होने वाली उच्चाधिकार प्राप्त समिति यानी हाई पावर्ड कमेटी की बैठक पर टिकी हैं, जिसे केंद्र सरकार ने बुलाया है। अच्छा, 6 अक्टूबर को बैठक है। जी, उम्मीद है कि इस बातचीत से कोई रास्ता निकलेगा और ये जो गतिरोध बना हुआ है ये टूटेगा। ठीक है, तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो लद्दाख का ये मुद्दा वाकई बेहद जटिल नजर आता है। इसमें पहचान का सवाल है, राजनीतिक प्रतिनिधित्व का मुद्दा है, विकास की चिंताएं हैं और अपने अधिकारों को सुरक्षित रखने की मांग शामिल है। बिल्कुल। और एक शांतिपूर्ण विरोध का इस तरह हिंसक हो जाना ये वाकई चिंता की बात है। बहुत चिंता की बात है। और इसमें सोनम वांगचुक की भूमिका, उन पर लगे आरोप, सरकार का पक्ष, अलग अलग राजनीतिक दलों के बयान और अभी उनके संस्थान पर सीबीआई जांच, इसने कई परतें जोड़ दी हैं। हाँ, ये साफ है कि ये सिर्फ कानून व्यवस्था का मामला नहीं है, बल्कि इसके गहरे राजनीतिक और सामाजिक आयाम हैं। बिल्कुल। नजरें अब 6 अक्टूबर की बैठक पर रहेंगी कि क्या सरकार और लद्दाख के प्रतिनिधियों के बीच कोई सहमति बन पाती है या नहीं। चलिए, आज की इस बातचीत को यहीं रोकते हैं, लेकिन श्रोताओं के लिए एक सवाल जरूर छोड़ जाते हैं। एक अहम सवाल, ये जो हालिया घटनाएं हुई हैं, ये भविष्य में केंद्र सरकार और लद्दाख के स्थानीय लोगों के बीच भरोसे और संबंधों को कैसे प्रभावित कर सकती हैं? और सबसे बड़ा सवाल शायद ये है कि इस संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्र में विकास की जरूरतों, स्थानीय पहचान और संस्कृति की सुरक्षा
और भारत के सामरिक हितों के बीच एक सही संतुलन आखिर कैसे साधा जा सकता है?